लेकिन उससे पहले किसकी हुकूमत है? देखिए 1947 से पहले म्यूनिसिपैलिटी जो है, ये एक टेन्योर की बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैं वही बात बता रहा हूँ। टेनओवर किसकी है? बीजेपी की सरकार है, वाइसराय की सरकार है। बीजेपी की सरकार ठीक नहीं थी क्या? कहाँ है ठीक? हमारी आपको- रियासत को छीना गया। जम्मू कश्मीर में हमारी रियासत बीजेपी को छीना- किसने लाया? जम्मू कश्मीर बीजेपी को लोगों ने बीजेपी ने नहीं लाया। बीजेपी ने जबरदस्ती की, हमारी असेंबली को तोड़ा। महबूबा मुफ्ती ने सरकार किसके साथ बनाई थी? महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनाई थी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्यों? नहीं, क्या कंडीशंस थी? अगर जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी को लाने वाली हर कोई यही कहता है कि बीजेपी को तो पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में लाया। को मैसूर कर दिया, जेल खाने में तब्दील किया। आप मुझे बताइए ना, और बीजेपी जेल को खाने लाया में किसने तब्दील जम्मू किया? कश्मीर? पूरी यहाँ पे तो रियासत- बीजेपी का नाम पूरी नहीं। रियासत में आर्मी को लगाया गया और लोगों के इंटरनेट फैसिलिटी से खत्म कर दी गई 3 महीने। आप क्या बोलते हो? बीजेपी ने यहाँ पे जबरदस्ती करके हमारी लाया किसने? बीजेपी को लाया किसने? लोगों जम्मू ने कश्मीर- लाया। नहीं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का नाम ही नहीं था। क्यों नहीं था? 28 सीटें ली थी उन्होंने, 28 सीटें ली थी। पीडीपी ने, और क्या, और कोई रास्ता नहीं था? पीडीपी को नहीं था ना, जरूरी था। रास्ता क्यों नहीं था? रास्ता था। बीजेपी का आने का 28 सीटें थी ना उनके पास। थी, आपने क्यों जोड़ा हाथ? क्यों नहीं? जब सरकार हम बना सकते हैं ना, क्यों नहीं बना सकते? तो मगर उनके साथ क्यों? लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन पे बना। पता था ना, बीजेपी एक क्या एजेंडे पता? हमें क्या पता? एजेंडा था उनका, बहुत पुराना एजेंडा था। आर्टिकल 370 रिमूव करना। मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौरे हयात में उनने उस एजेंडे को लागू क्यों नहीं किया? वो अंदर से तो उसी एजेंडे पे तो जब इलेक्शन उनको लड़ा। अस्पताल में उनकी डेथ होगी और डेथ होने के बाद जब 2 महीने हो गए, उसके बाद 3 महीने मैडम ने हुकूमत की या 4 महीने, उसके बाद जो है रातों रात फौज को बुलाया। मुफ्ती मोहम्मद सईद की मनाई गई। मुझे बताइए कि जिस तरह से डेथ एनिवर्सरी बनाई गई, कितने साल हुए आज हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो इस दुनिया से रहलत फरमा गए थे? मुझे लगता है 9 साल हो गए। कोई डेट याद है आपको? हाँ, डेट 7 जनवरी को, एक साल कौन सा था? 2016। महराज मलिक को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए वो शोरी तौर पे नाबालिग है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ अपडेट में आपका मेज़बान सजाद अहमद। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज जहां जहां पर भी पीडीपी के कारकुन हैं, चाहे कश्मीर की बात करें या जम्मू डिवीजन की बात करें, तो आज डेथ एनिवर्सरी मुफ्ती मोहम्मद सईद की मनाई गई। उसी तरह का प्रोग्राम आज डोडा के अंदर भी देखा गया और हमारे साथ जो पीडीपी के कारकुन या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनसे बात करने के लिए जो हमने मौका लिया और इनका जो शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, आप यहाँ पे आए डेथ एनिवर्सरी पे। आप मुझे बताइए कि आज कौन सा साल जो चल रहा है, जिस तरह से डेथ एनिवर्सरी बनाई गई, कितने साल हुए आज हमारे फॉर्मर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जो इस दुनिया से रहलत फरमा गए थे? मुझे लगता है 9 साल हो गए। कोई डेट याद है आपको? हाँ, डेट 7 जनवरी को, एक साल कौन सा था? 2016। 2016 में उनकी डेथ हुई थी और वो भी दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर। आज जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही। इस एनिवर्सरी के ऊपर आपने बहुत सारी बातें की, मीडिया से अभी तक बातें कर रहे थे। आप मुझे बताइए कि महराज मलिक का भी आपने जिक्र किया, वहीं बीजेपी का भी जिक्र कर रहे हैं, तो आज जिस तरह से एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है उसके ऊपर भी आपने बात की। महराज मलिक को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए वो शोरी तौर पे नाबालिग है। नाबालिग मतलब होता है जो 18 साल से कम उम्र का हो, और इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए 25 इयर्स बालिग हो जाता है। उसको तो इतना शऊर, शोरी तौर पे बोला, ना कि सर्टिफिकेट के तौर पे। सर्टिफिकेट पॉलिटिक्स में तो अनपढ़ लोग हैं, यहाँ तक कि एक अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो बोलते हैं तमाम लोग कि चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, एक पढ़ा लिखा नौजवान वो क्यों नहीं एक इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता? आप शऊर की बात करें या बाशऊर होना लाजमी है इसमें? बिल्कुल, अगर शोर होता एमएलए साहब को, जिस असेंबली ने म्यूनिसिपैलिटी के लिए कवानीन बनाए हैं, उन कवानीन को तोड़ने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वो भी तो कानून का ही एक हिस्सा है, वो खुद कानून लॉ मेकर हैं, असेंबली के अंदर हैं, वो चाहे तो लोगों का यहाँ पर टैक्स माफ कर सकते हैं, वो चाहे तो नहीं कर सकते। मंशूर में आप कैसे बोल सकते हैं कि बिजली हम माफ कर सकते हैं? सुनो, आपको पहले मालूम होना चाहिए एक एमएलए जो है उसके दायरे इख्तियारात हैं। बिल्कुल, एक एमएलए वोट कर सकता है, जब आवाज तो उठा सकता है ना असेंबली की, हमारे डोडा के अंदर जो है इन चीजों की जरूरत है, टैक्स को माफ करो, डिक्टेट करना, बिजली मुफ्त, बिजली मुफ्त,
پانی مفت ڈکٹیٹ کرنا، جو چیزیں ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے، جو مسائل ہیں وہ تو ضروری چاہیے نا. لوگ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا آواز اٹھانا. جیسے میں اٹھا رہا ہوں آواز کو، ہمیں بجلی فری ہونی چاہیے. ہمیں بجلی اس لیے فری ہونی چاہیے کہ ہم بجلی بنانے والے ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہماری ریاست کے پاس وسائل ہیں. تو یہ میں بول سکتا ہوں، لیکن جب میں لیجسلیٹو ایم ایل اے بنوں گا، مجھے پہلے بل لانا ہے. جب بل پاس ہوگا اس کے بعد وہ قانون بنے گا. ابھی مہراج صاحب ایم ایل اے ہیں، وہ ایگزیکٹو آفیسر کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ ٹیکس بند کرو. اگر وہ یہ بات سر عام کہتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے لیگل کاروائی ہو سکتی ہے. قانون تو لیگل کریں گے نا، جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ تو قانون کے اندر ہی وہی بول رہا نا، ہو سکتی ہے، لیکن وہ کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتے. آرڈر نہیں پاس کر سکتے. جیسے آپ اس وقت ایگزیکٹو ایجنسی مانگ تو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹو ایجنسی جو ہے ڈی سی ہے، تحصیلدار ہے، ای اوز ہیں، ڈی ایف او ہے، یہ ایگزیکیوٹ ہے. 3 حصے کیے گئے ہیں ہمارے سسٹم کو. ایک حصہ ایگزیکیوٹ ہے، ایک لا بناتا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والی ایجنسیاں ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو دیکھنے والی عدلیہ ہے. عدلیہ سے ہی اگر یہ رجوع کریں گے، وہاں سے اگر ایسا آرڈر لائیں گے، لوگ تو اس پہ خوش ہیں نا. بالکل. میں بولتا ہوں کہ ان کو چاہیے یہاں شور کرنے سے بیٹر ہے اسمبلی میں بل لائیں، قانون بنوائیں، تو لوگ راحت لیں گے. اب اگر جس شخص نے 1,28,00,000 ڈوڈا کی میونسپلٹی کو دیا ہے، اب وہ 10 اور 20 روپے جو مینشن کیا ہے ای او نے کہ آپ کو آٹو رکشا سے اتنا لینا، آپ کو سومو سے اتنا لینا، آپ کو اس گاڑی سے اتنا لینا، تو وہ 1,28,00,000 روپیہ جو 1 سال میں لوگوں سے گاڑیوں سے لیتا ہے، تو وہی پیسہ جو ہے اس کے بعد وہ 10 روپے اگر کماتا ہے تو وہ بھی کام کرنے کے لیے آیا ہے نا، وہ بھی مزدوری ہے نا. چلیے ٹھیک ہے، اس بات کو مان لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے، اس سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ جب تک یہ ویکیوم، یہ گیپ جو رہا ہے، اس کو تو پورا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ دیکھیے 1947 سے پہلے میونسپلٹی جو ہے، یہ ایک ٹینیور کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں وہی بات بتا رہا ہوں. ٹین اوور کس کی ہے؟ بی جے پی کی سرکار ہے، وائس رائے کی سرکار ہے. بی جے پی کی سرکار ٹھیک نہیں تھی کیا؟ کہاں ہے ٹھیک؟ ہماری ریاست کو چھینا گیا. جموں کشمیر میں بی جے پی کو کس نے لایا؟ جموں کشمیر بی جے پی کو لوگوں نے بی جے پی نے زبردستی کی، ہماری اسمبلی کو توڑا. محبوبہ مفتی نے سرکار کس کے ساتھ بنائی تھی؟ محبوبہ مفتی نے سرکار بنائی تھی، لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا کنڈیشنز تھی؟ اگر جموں کشمیر کے اندر بی جے پی کو لانے والی ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بی جے پی کو تو پی ڈی پی نے جموں کشمیر میں لایا، کو محصور کر دیا، جیل خانے میں تبدیل کیا. آپ مجھے بتائیے نا، بی جے پی کو لایا کس نے جموں کشمیر؟ یہاں پہ تو بی جے پی کا نام نہیں. ریاست میں آرمی کو لگایا گیا اور لوگوں کے انٹرنیٹ فیسلٹی سے ختم کر دی گئی 3 مہینے. آپ کیا بولتے ہو؟ بی جے پی نے یہاں پہ زبردستی کر کے ہماری لایا کس نے؟ بی جے پی کو لایا کس نے؟ لوگوں نے لایا. نہیں، جموں کشمیر میں بی جے پی کا نام ہی نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ 28 سیٹیں لی تھی انہوں نے، 28 سیٹیں لی تھی. پی ڈی پی نے اور کیا، اور کوئی راستہ نہیں تھا؟ پی ڈی پی کو نہیں تھا نا، ضروری تھا. راستہ کیوں نہیں تھا؟ راستہ تھا. بی جے پی کا آنے کا 28 سیٹیں تھی نا ان کے پاس. تھی. آپ نے کیوں جوڑا ہاتھ؟ کیوں نہیں؟ جب سرکار ہم بنا سکتے ہیں نا، کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو مگر ان کے ساتھ کیوں؟ لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بنا. پتا تھا نا، بی جے پی ایک ایجنڈا تھا ان کا، بہت پرانا ایجنڈا تھا. آرٹیکل 370 ریموو کرنا. مفتی محمد سعید کے دور حیات میں انہوں نے اس ایجنڈے کو لاگو کیوں نہیں کیا؟ وہ اندر سے تو اسی ایجنڈے پہ تو جب ان کو ہسپتال میں ان کی ڈیتھ ہوگی، اور ڈیتھ ہونے کے بعد جب 2 مہینے ہو گئے، اس کے بعد 3 مہینے میڈم نے حکومت کی یا 4 مہینے، اس کے بعد جو ہے راتوں رات فوج کو بلایا گیا، پوری ریاست کو جیل خانے میں تبدیل کیا گیا، انٹرنیٹ فیسلٹیز ختم کی گئی، اور یہاں پہ ہمارا قانون تھوپا گیا. بالکل یہ سراسر غلط ہے. ہم غلط، یا تو آپ بی جے پی کے ساتھ ہو. میں بی جے پی کے ساتھ نہیں ہوں، مجھے لگ رہا ہے نا. اور وہ کھلے عام کرتے ہیں. کھلے عام پھر ریاست کی بات کرو. ریاست کس نے دی؟ ریاست جو ہے ہمارا الحاق جو ہے 30 نے توڑا ہوا تھا صرف. کس نے توڑا؟ ریاست کو توڑنے والی سب سے پہلے کانگریس، اس کے بعد بی جے پی. بی جے پی کی کانگریس نے 1966 میں ہمارے ریاست کا، میری بات سنیے، ہمارے ریاست کا وزیر اعظم چھینا، بی جے پی کا صدر ریاست چھینا. الیکشن کس پہ اس کے بعد جو ہے اب جب سینٹر میں بی جے پی کی سرکار آئی، انہوں نے ہماری جو رہی صحیح کسر تھی اس کو بھی چھینا، ہماری ریاست کو ڈیگریڈ کیا. آپ مجھے بتائیے نا، بی جے پی کا منشور ہی تھا کہ جموں کشمیر کے اندر بدلاؤ. وہ بدلاؤ تھا ایک آرٹیکل 370 کو یہاں سے ایبروگیٹ کرنا، اور ساتھ میں ہماری اسٹیٹ کا درجہ جو چھین لیا، اور یہاں پر یونین ٹیریٹری کو بنا دیا، اور 2 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا.
अब यहाँ पे सवाल जो है लोगों का, कश्मीर के अंदर आमतौर पर हर कोई यही कहता है कि बीजेपी का नामो निशान जम्मू कश्मीर में नहीं था। इलेक्शन लड़ा उन्होंने इसी मुद्दे पर, जब सबको यही पता, मंशूर यही था, फिर जम्मू कश्मीर में हुकूमत जब उन्होंने बनाई, किसके साथ बनाई? सबसे बड़ा सवाल यहीं पे ये है। हुकूमत जो है मिनिमम, कॉमन मिनिमम, आप अभी जाए नेट पे खोले, कॉमन मिनिमम में लिखा गया कि दफा 300 के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। आप नेट खोलो ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया मोदी के साथ और बैठ के उन्होंने लिखा गया, उस पर बाज़ाब्ता साइन हो गए कि हम दफा 370 में कोई भी रद्दोबदल नहीं करेंगे जब तक ये कोलिशन सरकार होगी। उसके बाद बीजेपी ने रियासत के साथ धोखा किया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने रियासत को महसूर कर दिया जेल खाने में। तमाम सियासी पार्टी के लीडरों को 2-2 साल जेल में रखा और उसके बाद अगर चुनाव कराए, जब वो नाकाम हुए, ये वही बीजेपी है जिसने कहा था कि जब चुनाव होंगे हम स्टेट वापस करेंगे। कहां स्टेट? उनसे सवाल किया आपने? शक्ति प्रयार से सवाल किया? स्टेट सेंटर का काम है, सेंटर में। शक्ति प्रयार से आपने सवाल किया? शक्ति राज स्टेट नहीं दे सकती। क्या आपने भाजपा से सरकार के लोगों से सवाल किया, गवर्नर से? मेरी बात अगर मोदी जी ने कहा था कि जो ही इलेक्शन होगा, जमहूरी निजाम कायम होगा, हम स्टेट को वापस करेंगे। ये तो सेंटर का काम है। जिस तरह से अगर हम भी वही बात कर रहे हैं, हम भी यही बात कर रहे हैं कि जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमारी डिग्निटी छीनी गई है, हमारी रियासत को डिग्रेड किया गया है। इसके लिए हम जमहूरी तौर पे इसकी मुखालफत करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि रियासत के लोगों को रियासत का दर्जा वापस बहाल कराया जाए, दफा 370 को वापस किया जाए। यहाँ के नौजवानों की जो नौकरियां, जिन पे रियासत, पूरे मुल्क के लोग जो हैं एग्जाम में आ रहे हैं, उनको कदगन लगे और यहाँ के रियासत के नौजवान जो हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनको कोई हक नहीं छीने। बाहर का, बंबई का, दिल्ली का, कलकत्ता का, पंजाब का आदमी यहाँ नौकरी नहीं करेगा। क्यों नहीं नौकरी करेगा? क्योंकि ये दफा 370 सिर्फ यहां नहीं है, ये हिमाचल में भी है, ये मुंबई में भी है, ये यूपी में भी है, ये बिहार में भी है। लेकिन गलत एडवर्टाइजमेंट की गई। रियासत के लीडरों ने इस चीज को नहीं उठाया कि अगर हिमाचल में बाहर का आदमी नौकरी नहीं कर सकता तो मेरे जम्मू व कश्मीर में क्यों नौकरी करेगा? असेंबली इंतखाबात से पहले आपका मंशूर क्या था? हमारा मंशूर दफा 370 जो है वो वापस आना चाहिए, रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए, रियासत के लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए, जो बेरोजगारी है वो खत्म होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और जितने भी डेली वेजर हैं, जो गुज़श्ता 2 डिकेड से जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने उनको जो है काम करवा के अभी तक रेगुलाइज नहीं किया है। यही हमारा मंशूर था और इंशाल्लाह इस पर हम लड़ेंगे, रियासत की हुकूमत के साथ भी और सेंटर की हुकूमत के साथ भी। आपका मंशूर ही हमारी हुकूमत आएगी, जो ही हमारी हुकूमत आएगी, हम रियासत में जितनी भी डिग्निटी हमारी छीनी गई है वो हम बहाल करेंगे। सबसे पहले मैं ये बात आपसे पूछ रहा था कि मंशूर जो होता है वो असेंबली इंतखाबात से पहले आपने लोगों के सामने रखा, क्या लोगों को वो मंशूर समझ नहीं आया? क्योंकि ये बेसिक इम्यूनिटीज में बेसिक जरूरियात होती हैं। हर कोई चाहता है कि नौकरी मिले, यहाँ पर हमारी जमीनों का जो कब्जा बाहर के लोग करेंगे वो नहीं होना चाहिए, हर चीज का तहफुज होना चाहिए। क्या लोगों की समझ में ये चीज नहीं आई? जो लोगों की बिल्कुल समझ में आई। कितनी सीटें आई? सुनिए, लोगों की समझ में यह आई कि अगर हम लोग डिवाइड करते हैं वोट तो हमें एक ही पार्टी को देना चाहिए। तो उनने एनसी को, रीजनल पार्टी को पावर किया, तो हम इसकी रेस्पेक्ट करते हैं मैंडेट की। उनका भी वही मंशूर था कि दफा 370 को वापस लाया जाए, उनका भी वही मंशूर था रियासत को दर्जा बहाल दिया जाए। अगर एनसी हुकूमत कर रही है तो हम उनकी सपोर्ट में हैं तब तक जब तक उस मुद्दे पर वो कायम है। जिस दिन उस मुद्दे से वो गायब होंगे उस दिन एहतजाज होगा पूरी रियासत में। आज किस तरह देख रहे हैं कि जो रियासत के अंदर हालात बने हैं, आप क्यों नहीं कोई प्रोटेस्ट करते हैं? क्यों नहीं सरकार को इन चीजों पर जो है इस तरह से मनवाने की कोशिश करते हैं कि ताकि जो लोगों के असल मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं बात करने के लिए आप उनको मजबूर करते हैं? देखिए, हमने रियासती सरकार जब वजूद में आई तो हमारी पार्टी ने यह फैसला किया कि 6 महीने इस रियासती सरकार को हम देंगे। ये रीजनल पार्टी है कि
सेंट्रल हुकूमत जो है बीजेपी की है, बीजेपी ने वादा किया है कि स्टेट को बहाल किया जाएगा, लेकिन 3 महीने हो गए अभी तक स्टेट को बहाल नहीं किया गया और रियासत की जितनी भी पावर्स है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रखी गई हैं। हमें इस बात का एहसास है और हम लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। आने वाले 6 महीनों के बाद जो है पीडीपी जो हर जिला मकाम पे जो है एहतजाज दर्ज करवाएगी, वो उसके फंडामेंटल राइट्स में है। जमहूरी तौर पे हम पूरी रियासत में जो है धरने देंगे इंशाल्लाह। जब 6 महीने हो गए, हम 6 महीने तक वेट एंड वॉच कर रहे हैं रियासती हुकूमत की भी और सेंटर की हुकूमत की भी, क्या वो रियासत के लोगों को रियासत का दर्जा वापस देने में कामयाब हो जाएंगे या वो नाकाम होंगे। इलेक्शन से पहले जो लोग आपकी मुहिम में शामिल थे, आज वो देख रहे हैं कि हमारा एमएलए नहीं बना, डोडा का नहीं बना, या मुख्तलिफ अजला के अंदर या मुख्तलिफ कंस्टिट्यूंसीज के अंदर जो एमएलए पीडीपी के थे वो नहीं बने। क्या वो लोग आज भी आपके साथ हैं या वो अब दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं? देखियो, जो विजनरी लोग हैं वो हमारे साथ हैं, अगरचे उन्होंने वक्ती तौर पर फैसला लिया कि जो जम्मू व कश्मीर में गुफ्कार अलायंस बना था, उस गुफ्कार अलायंस की हर किसी को उम्मीद थी कि हम किसी तरीके से बीजेपी को इस रियासत से खदेड़ेंगे, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू के लोगों ने बीजेपी को दोबारा वोट किया, जिसकी वजह से बीजेपी तो सरकार में नहीं आ पाई, वो अपोजिशन में ही रहेगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जम्मू के लोग जो भी है बीजेपी को नकारेंगे। जिस दिन रेल जब कश्मीर में पहुंचेगी उस दिन जम्मू जो है पठानकोट बनेगा और उस दिन उनको एहसास होगा कि हमारे साथ क्या खिलवाड़ हुआ, हमारी रियासत छीनी गई। नाज़रीन, ये इस वक्त हमारे साथ अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो पहले ये गुस्से में आए, लेकिन इनकी बातें सही हैं, क्योंकि तमाम लोगों की जो अच्छी बात है कि अगर स्टेट का दर्जा वापस आता है, जिस तरह से हमारी पुरानी स्टेट थी वो वापस आ जाती है और हम लोग कहीं न कहीं फिर से राहत की सांस ले सकते हैं। हर कोई ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर की स्टेट, जो स्टेट प्रिंसली स्टेट थी, वो वापस आए और उस स्टेट के अंदर चाहे रोजगार की बात करें या बाकी मसाइल की बात करें, तो सब लोगों की ये जरूरत है और सब लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर फिर से वापस अपनी स्टेट जो साख्त थी वही साख्त बने और हम लोग जो चाहे तो यहाँ पर अमन अमान से रहें। फिलहाल आप देख रहे थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीडीपी के थे और इनसे हमने खुसूसी गुफ्तगू की। अगर आपको भी इनसे कुछ सवाल जवाब होंगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।